साम्राज्य का उत्कर्ष की ओर। क्या दोस्तों, आज क्या कौन सा टॉपिक चलेगा? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो दोस्तों आज हम लोग मगध साम्राज्य का उत्कर्ष के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों पढ़ते हैं इसमें, महाजनपद क्या है? महाजनपद काल में मगध ने अपनी शक्तियों का विस्तार किया तथा उत्तर भारत में मगध साम्राज्य की स्थापना हुई। सही से समझिए, महाजनपद में मगध ने अपनी शक्तियों का विस्तार किया तथा उत्तर भारत में मगध साम्राज्य की स्थापना हुई। देखो 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 दोस्तों, इस मगध साम्राज्य में जो है अनेकों वंश आते हैं और उनका जो सभी का इसमें, अगर उधर धार्मिक आंदोलन पढ़े तो ये तो सीधा साधा है कि यहाँ पे शांति मूड वाले हैं, इधर धार्मिक आंदोलन जो है शांति मूड वाले हैं। अभी मगध साम्राज्य चलेंगे ना, उसमें काटा कुटी सबको चलता है, अपना बाप को भी नहीं छोड़ता है इसमें तो एक दूसरा को काटा कुटी चलता है। ऐसे अगर तुमको साम्राज्य लेना है किसी का ना, अगर भाई भाई यहाँ पे तो अपनों में देख लो तो भाई भाई में झगड़े हो जाते हैं। ससुरा अपना भाई तो किसी का होता ही नहीं है, अपने भाई में लड़ लेता और सामने जाके चूहा बन जाता है, अपनों में लड़ लेता। ऐसे देखो यहाँ पे साम्राज्य की बात है, साम्राज्य लेने के लिए तुमको कुछ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे युद्ध भी करना होगा, वातावरण हर चीज़ रखना होता है। तो देखो मगध साम्राज्य पर कुल मिलाकर 3 वंशों हर्यक वंश, शिशुनाग वंश तथा नंद वंश ने शासन किया। तो क्वेश्चन पूछेगा मगध साम्राज्य पर कुल मिलाकर कितने वंशों ने शासन किया? तो 3 वंश ने। उन तीनों वंशों का नाम क्या है? तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश तथा नंद वंश। कौन कौन? हर्यक, शिशुनाग तथा नंद वंश। तो दोस्तों हर्यक वंश के बारे में जान लेते हैं। तो हर्यक वंश का जो शासन काल है वह दोस्तों वह है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। हर्यक वंश के जो शासनकाल कब से कब तक मानी जाती है? तो 544 से 412 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। बिंबिसार हर्यक वंश 544 से 492 ईसा पूर्व। सही से सुनो, बिंबिसार हर्यक वंश 544 से 492 ईसा पूर्व का संस्थापक क्या है? संस्थापक था। उसका उपनाम श्रेनिक था तथा इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। बिंबिसार ने मद्र, एक मिनट ससुरा एसी पे चल जाता है। हाँ, यहाँ पे देखो, बिंबिसार ने मद्र, कौशल, लिच्छवी तथा गांधार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वह महात्मा बुद्ध की का समकालीन था। जीवक का इसका राजवैद था। तो देखो दोस्तों, बिंबिसार ने भद्र, कौशल, लिच्छवी तथा गांधार से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो पूछेगा जो बिंबिसार जो थे वह लिच्छवी तथा गांधार से क्या किए? वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वह महात्मा का समकालीन था, मतलब महात्मा बुद्ध के जो समकालीन ये बिंबिसार थे। ठीक है, अब कह रहा है जीवक यानी कि इसका जो राजवैद था वह कौन था? हर्यक वंश का राजवैद था, वह कौन है? तो जीवक। क्या है? जीवक। उसके बाद कह रहा है दोस्तों अजात शत्रु। क्या है? अजात शत्रु 492 से 460 तक। सही से सुनो, अजात शत्रु जो है 492 से 460 ईसा पूर्व में ने अपने पिता की बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। देखो यहाँ पे अजातशत्रु है, इस ससुरा को सोचना चाहिए कि अपना बापे के मारना नहीं चाहिए। भाई बाप तो पैदा ही इसको किया है। एकरा आड़ में जो है ना खूनी वाला, मैं अपना साम्राज्य पाने के लिए न तोरो मार देगा। ससुरा जगरा से जन्म लेता है, जन्म हुआ है, उसको भी टपका देता। तो यहाँ पर अजातशत्रु का जो शासनकाल कब से कब तक है? तो 492 से 460 तक। और बिंबिसार का कब तक है? हर्यक का, तो बिंबिसार हर्यक ही है, हर्यक वंश का। तो कब से कब तक है? 544 से 462 तक। ठीक है, और अजातशत्रु जो है अपने पिता को, इसका अजातशत्रु के पिता का नाम क्या है? तो बिंबिसार। उसको हत्या करके क्या कर लिया? अपन शासन पर बैठ गया और इसने अपने पिता को मार दिया। इसी के कारण इसका नाम पितृहंता भी कहा गया, यानी कि पिता को हत्या करने वाला कहा गया, यानी हत्यारा भी इसको कहा गया। ठीक है, अब देखो अजातशत्रु ने रथ मूसल तथा
शिलाकंटक जैसे हथियारों का प्रयोग युद्ध में किया। देखो दोस्तों, शिलाकंटक यहाँ पर समझो, महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया। एकरा जैसा रहना चाहिए भाई। अजातशत्रु मस्त है लड़ने में, अगर लड़ना है तो इसके जैसे भी लड़ो, बम्पर लड़ाई करता है ये भी, अच्छे किए हैं। अब देखो कह रहा किया उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व अजातशत्रु का पुत्र था। उदयन किसका पुत्र है? तो अजातशत्रु का। इसका शासनकाल कब से कब तक है? तो 460 से 444 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। तो देखो दोस्तों, कहेगा पाटलिपुत्र नाम, यानी कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन ने। किसने की? तो उदयन ने। चलो आगे चलते हैं। देखो अब है शिशुनाग वंश। अब कौन है? शिशुनाग वंश, जिसका कार्यकाल दोस्तों 412 से 344 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। देखो मैं जल्दी थोड़ा चलता हूँ, अगर किसी को दिक्कत हो तो बोलना, क्योंकि देखो 6 मिनट का तो पहले ही बन जाता है ऐसे पिछली वार्डी में अभी तक ही। अगर वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, आज का तो लॉन्ग लेकर चलूँगा। चलो शिशुनाग जो है, शिशुनाग 412 से 1394 ईसा पूर्व ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग दशक की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो देखो हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन है? तो नाग दशक। उसकी हत्या कर उसने क्या किया? नागदशक की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। अब कह रहा है शिशुनाग का उत्तराधिकार कालाशोक हुआ। तो देखो शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? तो कालाशोक। इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। अब देखो कालाशोक के समय में, यानी कि इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, और वह कहाँ हुआ? तो वैशाली में। अब चलते हैं दोस्तों, तीसरा है जो नंद वंश। नंद वंश की स्थापना महाजनपद ने की थी। महाजनपद ने क्या की थी? नंद वंश की स्थापना की। इसे एकराट भी कहा जाता है। पुराणों में महाजन, एक मिनट हट भाई, पुराणों में महाजनपद को सर्व छत्रांत तक क्षत्रियों को नाश करने वाला कहा गया है। देखो सर्व छत्रांत तक मतलब कि क्षत्रियों को नाश करने वाला। महाजनपद को क्या कहा गया है दोस्तों? तो सर्व छत्रांतक क्षत्रियों को नाश करने वाला कहा गया है। तो घनानंद वंश का अंतिम शासक, देखो नंद वंश का अंतिम शासक था। तो देखो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। ग्रीक लेखकों ने इसे अग्रमीज एवं जैंद्रमीज कहा है। घनानंद के शासन काल में ही मकदूनिया के शासक सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। देखो घनानंद के शासन काल में ही मकदूनिया के शासक सिकंदर ने 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। तो देखो कहेगा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 ईसा पूर्व में। ठीक है। अब है मौर्य साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? मौर्य साम्राज्य। अभी पिछली में कहा क्या पढ़े थे हम लोग? अभी क्या पढ़े? मगध साम्राज्य, और उसके बाद अब पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। चलो अब मौर्य साम्राज्य के बारे में चलते हैं। देखो मौर्य साम्राज्य नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की थी। तो देखो कह रहा है जो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है वह 321 से 298 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य को एस्ट्रोबो तथा जस्टिन ने सैंड्रोकोटस एवं और एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस नाम से संबोधित किया। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, मौर्य साम्राज्य किसको मारकर, यानी कि किसको? घनानंद को पराजित कर दिया और उसके बाद अपना शासन स्थापित कर लिया। तो शासन कब स्थापित किया? तो 322 में। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर एरिया, कोसिया, जेंड्रोसिया एवं पेरिपेनिस दाई का क्षेत्र प्राप्त किया। अब देखो क्या कह रहा है, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वह 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को, सिकंदर के सेनापति कौन है थे? तो सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर एरिया
आराकोशिया, जेंड्रोसिया एवं पेरिपेनिस दाई का क्षेत्र प्राप्त किया। देखो ये सबको लहराना चालू कर दिया। देखो इस राजाओं का पहले का जो शासन था वह क्या करता था, दूसरों को मार पीट करके हटाओ ससुरा को, यही काम था पहले, लूटपाट करना ये सब। देखो अभी जो लूटपाट करते हैं अगर दूसरा पे करेगा तो नहीं कहता है बेईमानी कर लिया, ये वो कर लिया, ये तो पहले से चलते ही आ रही है। ससुरा मारो काटो, इस पे हड़प लो, इसको हड़प लो, तो ऐसा ही साम्राज्य बनता ही है। अब ना भाई पैसा से बनता है, हाँ पैसा पैसा पैसा। तो ससुरो पहले जो होता था, जैसे मैं अभी कहते हो तुम लोग उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लूटपाट कहते हो ना, डकैती करते हो, तो ये सब नहीं था। पहले था जो लूटपाट किया वहाँ पे ऐसे लोग सब साम्राज्य को, उसका साम्राज्य पर जीत जाते थे, उसका युद्ध, हमेशा युद्ध करने पर तुले रहते था, और उसका साम्राज्य जीत कर इधर ले आना, और उससे तो पहले भी होता था लेन देन जो प्रक्रिया थी, जानते हो यो क्या थी, ये वितरण प्रणाली, उसको क्या कहते हैं, वो उसको सामान देना और ये चीज़ लेना, ये सवाल ही थी। देखो आगे चलते हैं। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य से किसका विवाह हुआ, किसकी बेटी का, तो सेल्यूकस की पुत्री का, ठीक है। अपने राजदूत मेगास्थनीज को उसके दरबार में भेजा। मेगास्थनीज 5 वर्ष तक पाटलिपुत्र में रहा तथा इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। तो देखो इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो मेगास्थनीज ने। अब चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी था। तो देखो कहेगा जैन धर्म के अनुयायी कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। अब कह रहा है 298 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु श्रावण बेलगोला कर्नाटक में उपवास द्वारा हो गई। अब देखो कह रहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है वह कब हुई, 258 ईसा पूर्व में। तो कहाँ पे हुई दोस्तों, तो श्रावण बेलगोला जो कि वर्तमान में कर्नाटक में पड़ती है, और किसके द्वारा, तो उपवास के द्वारा हो गई। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवण बेलगोला में स्थित है। तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवण बेलगोला जो में स्थित है, ठीक है। यह श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है, कहाँ पर पड़ता है, अभी कर्नाटक में। अब है दोस्तों बिंदुसार। अब कौन है, बिंदुसार। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। तो चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था दोस्तों, तो बिंदुसार, जिसका कार्यकाल 298 से 273 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। कह रहा है कि यह जो है यहाँ का उत्तराधिकारी था। वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी तथा मित्रघात के नाम से जाना जाता है। यह मित्रघात यानी कि मित्र जो न बनाने वाला और घात करने वाला, इसके नाम से जाना जाता है। एस्ट्रोबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। एथोनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एप्टियोकस ने फर्स्ट ने मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। अब देखो अशोक। अब जो है अशोक, एकरा बारे में भाई बहुत बड़ा चर्चा है। अशोक है भयानक है, अगर शासकों में माना जाए तो अशोक भयानक है भाई, बचपन से ही हिले लेते हैं। देखो इनका शासनकाल थोड़ा सा बचपन से ही हिले रहते थे। अभी इनका तो पढ़ा है, अब देखोगे तो मन तो करता है अशोक की तरह हाँ हिला दूँ। अब चलो सोचने से कुछ होता है नहीं ना भाई, सोचोगे करोगे नहीं तो होगा कहाँ से। सब तो सोचता है आसमान में सीढ़ी लगा लूँ रावण के जैसा, लेकिन लगेगा तब ना ससुरा का। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। 4 वर्षों तक उत्तराधिकारी के संघर्ष के पश्चात 269 ईसा पूर्व में वास्तविक रूप से राजगद्दी पर बैठा। अब देखो अशोक जो है 273 से 236 ईसा पूर्व तक इसकी कार्यकाल मानी जाती है। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। तो कहेगा जो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था, अशोक न, कौन था, अशोक। 4 वर्षों तक उत्तराधिकारी के संघर्ष के पश्चात 269 ईसा पूर्व में वास्तविक रूप से राजगद्दी पर बैठा। जो यानी कि 4 वर्ष तक यह संघर्ष किया और 269 ईस्वी में क्या किया, राजगद्दी पर बैठ गया। अब देखो शासक बनने के पूर्व अशोक, एक मिनट ससुर भाई हाँ, अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की तथा गुज्जर अभिलेख में इसका वास्तविक नाम अशोक मिलता है। एक मिनट ससुरा यहीं पर लिखा जाता है।
अब देखो, राज्याभिषेक के 9वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। देखो कहेगा कि कलिंग पर अशोक ने कब आक्रमण किया, तो 261 ईसा पूर्व में। अब की कलिंग युद्ध के पश्चात उसने युद्ध विजय की जगह धम्म विजय को अपनाया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के से बौद्ध धर्म की भिक्षा ली। अशोक ने समान शासन के 10वें वर्ष में बौद्ध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। 13वें वर्ष में उसने धम्ब महापात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक तथा खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण हैं। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो पूछेगा जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता कब प्राप्त की, तो 1837 में। अब देखो 14 शिलालेखों के अतिरिक्त अशोक ने 13 लघु शिलालेख, 7 स्तंभ शिलालेख उत्कीर्ण करवाया। तो देखो कहेगा कि 14 शिलालेख के अतिरिक्त अशोक ने 14 शिलालेखों के अतिरिक्त 13 जो लघु शिलालेख कितनी है, तो 13 लघु शिलालेख 13 लघु शिला और 7 जो है अशोक ने 13 लघु शिलालेख, 7 शिलालेख, देखो सही से लघु 7 शिलालेख, उसके बाद 7 स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। अब देखो क्या है, धार्मिक स्तूप का निर्माण, एक मिनट, हाँ, धार्मिक स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। शिलालेख राजादेश 13वां के में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की। तो देखो यहाँ तक हो गया जो अशोक, यहाँ तक कि जो अंत में ये सब जो भी है, इनके बारे में डिटेल करोगे ना तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा इनके बारे में। बहुत ही प्रतापी राजा है भाई, भयंकर है। इनके बारे में अशोक ऐसे भी चलता भी है सीरियल पे, उस सब में देखा अगर मस्त लगता है। ऐसे मैं बताऊँगा डिटेल में उनके बारे में कुछ दिन बाद। ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी पहले करा देता हूँ, DLED, BEd, CTET और GD वाले को। अब है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, अब मौर्य प्रशासन। अब क्या है, मौर्य प्रशासन। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राजा, मंत्री, मित्र को, सेना तथा दुर्ग को राज्य के लिए आवश्यक अंग माना। मौर्य प्रशासन में राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था। मौर्य प्रशासन में कौन था, राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था। मंत्री तथा सभा तथा मंत्री परिषद राजा को सहायता देते थे। मौर्य प्रशासन में शीर्षस्थ अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अब है संस्था तथा संचारा गुप्तचर व्यवस्था के अंग थे। संस्था तथा संचरा गुप्तचर व्यवस्था के अंग थे। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। देखो भू राजस्व यानी कि राज्य का अपना यानी कि भूमि जितने भी होते थे वो आय की स्रोत थी। यह कुल उपज का 2/6 होता था। राजकीय तटशाला के अधिकारी को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। मुद्राओं के परीक्षण का अधिकारी रूप दर्शक था। मौर्य काल। अब चलते हैं किशोर मौर्य काल। तो देखो मौर्य का जो काल है वह किस प्रकार है, किसने कब आया, ये सब देखते हैं। मौर्योत्तर काल में जानते हैं, मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात सत्ता के केंद्रीयकरण का ह्रास हुआ। इसके परिणाम स्वरूप इस काल में अनेक छोटे छोटे देश एवं विदेशों राज्य स्थापित हुए। इनका वर्णन निम्नलिखित है। इस तरह से है देशी शासक एंड इधर है विदेशी शासक वंश। ठीक है, तो देशी शासक में इधर है और इधर है जो विदेशी शासक, इधर देख लेना। देखो अब है इधर शुंग वंश और इधर है शक वंश। कौन है, शक वंश और शुंग वंश, इधर सही से देखना। इस वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। देखो क्या कह रहा है, इस वंश की स्थापना जो पुष्यमित्र शुंग ने की थी और कब की थी, 185 ईसा पूर्व में, और अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर की थी। अब है संग, ये जो है पुष्यमित्र
जो शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया तथा विदिशा को अपनी राजधानी अपनाया। अयोध्या शिलालेख के अनुसार इसने पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। तो देखो पूछा, मित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया तथा विदिशा को अपनी राजधानी अपनाया। ठीक है, उसके बाद अपनाया। अयोध्या शिलालेख के अनुसार अपने पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ कराया। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के शासनकाल में भवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण कर विदिशा बेशनगर में क्रूर स्तंभ की स्थापना की। अब देखो शक वंश। शक मूलतः सिरदर्या के उत्तर में निवास करने वाली एक खानाबदोश तथा बर्बर जाति थी। इन्होंने लगभग 165 ईसा पूर्व में भारत में प्रवेश किया। अब देखो शकों की कुल 5 शाखाएं थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, उसके बाद दूसरी शाखा ने पंजाब, तीसरी शाखा मथुरा, चौथी शाखा पश्चिमी भारत तथा 5वीं शाखा उत्तर भारत दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। रुद्रदामन इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। देखो शक वंश का जो सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो रुद्रदामन। अब देखो इसने सुदर्शनशील का जीर्णोद्धार करवाया तथा संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख गिरनाट अभिलेख करवाया। अब है कन्नौ वंश। कौन है? कन्नौ वंश। थोड़ा देखने में परेशानी होगी, इसके लिए सॉरी कर रहा था, लेकिन वो जो क्या कहते हैं समय कम था, इसकी वजह से जल्दी जल्दी में बता दिया। अब देखो कन्नौ वंश ना, कन्नौ वंश जो है, हाँ, अब जो है शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर वासुदेव ने 75वें ईसा पूर्व में कन्नौ वंश की स्थापना की। तो कन्नौ वंश की जो स्थापना है वह कब हुई थी, तो 75 ईसा पूर्व में। ये जो पुराणों के अनुसार कन्नौ वंश के शासन 45 वर्ष तक रहा। किसके अनुसार दोस्तों? तो पुराणों के अनुसार इसका जो शासनकाल कितने वर्षों तक रहा? 45 वर्षों तक। सुशर्मा का अंतिम शासक था, यानी कि कह रहा है सुशर्मा इसका अंतिम शासक था, यानी कि कन्नौ वंश का जो अंतिम शासक कौन था, तो सुशर्मा। अब है इधर पहलव वंश। ये जो पहलव वंश या पारकियन मुख्यतः सीशांत तथा आर्कोशिया के निवासी थे। इस वंश का वास्तविक संस्थापक मिथेडेट्स प्रथम था। भारत में इस वंश का पहला शासक माउस था। गोंडो फर्नीज इसका सबसे महान शासक था, जिसका उल्लेख तख्ते वही अभिलेख मिलता है। अब है सातवाहन वंश। इस वंश का स्थापना सिमुक ने अंतिम कन्नौ वंश सुशर्मा की हत्या कर की थी। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में स्थापित किया, यानी कि प्रतिष्ठान यानी कि वर्तमान में यह जगह महाराष्ट्र में पड़ता है। ये इस काल में हाल में गाथा शतकी तथा गुणाढ्य के बृहत कथा नामक पुस्तक की रचना की। अब है सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा, शीशा, पोटीन और कांस्य की मुद्राओं का प्रचलन किया। इसका समाज मातृसत्तात्मक था। इसका जो समाज किस प्रकार का था कन्नौ वंश का, वह कौन था? मातृसत्तात्मक। अब देखो दोस्तों कुषाण वंश। पल्लव वंश के बाद, ये जो पल्लव वंश के बाद कुषाण भारत आए, जो यूची कबीले से संबंधित थे। कुजुल कंडकीसेस इसने 15 ईसा पूर्व में कुषाण वंश की स्थापना की। इसका उत्तराधिकारी विश कंडफिसेस था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के विश कंडफिसेस द्वारा ही चलाए गए। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो कंडफिसेस ने। अब देखो कनिष्क 78 ईसा
पूर्व सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। कनिष्क इस वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। इसने शक संवत चलाया। गंगाधर तथा मथुरा शैली की भारत का विकास कनिष्क के काल में ही हुआ। वासुदेव इस वंश का अंतिम शासक था। तो पल्लव यानी कि कुषाण वंश का जो अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो वासुदेव। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ तक बता दिया। तो आज हम लोग क्या क्या जाने? तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, जिसमें मगध साम्राज्य के बारे में जाना। मगध साम्राज्य में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, उसके बाद मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त के बारे में, बिंदुसार के बारे में कब से कब तक काल है ये जाना। अशोक के बारे में जाना कि अशोक का जो कार्यकाल कब से कब तक है, इसका क्या है, इसके बारे में मेन भी है, सभी क्वेश्चन जाना। उसके बाद मौर्य प्रशासन के बारे में जाना। मौर्य प्रशासन जो है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जाने। अब जो है मौर्य प्रशासन के बाद मौर्योत्तर काल के बारे में जाना। मौर्योत्तर काल में हम लोगों ने ये मौर्योत्तर काल में कौन कौन से वंश थे इनके बारे में सब जाना। तो ये जो है शुंग वंश, शक वंश, उसके बाद कन्नौ वंश, पल्लव वंश, उसके बाद सप्तवाहन वंश, कुषाण वंश, ये सब हम लोग जान चुके। अब अगले वीडियो में, अगले क्लास में संगम काल क्या है, गुप्त साम्राज्य क्या है, पुष्यमित्र वंश क्या है, ये और चलेंगे, इतना तक चलेंगे। उसके बाद मध्यकालीन भारत आएगी। तो दोस्तों ये मेन VBI टॉपिक है जिसे आप लोग अच्छे तरीक़ा से याद करके जाएंगे एग्ज़ाम देने। तो चलो दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर किसी भी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट में बताएं, सर हमको कोई दिक्कत है, तो मैं तुरंत ही आप लोगों को कष्ट को दूर करने में तत्पर रहूंगा। तो चलो दोस्तों, अब चलते हैं अगले वीडियो की ओर। तो जय हिंद, जय भारत।